मोजू सावामिया मिस यू मैडम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगे। आज एक नए अंदाज में ब्लॉग को स्टार्ट करेंगे। मोजू मतलब हेलो, या हम जैसे अस्सलाम वालेकुम कहते हैं वैसे हो गया। एक्सक्यूज़ हो गया, क्या आप ठीक है? तो ये छोटा सा फ्रेंच लैंग्वेज मैंने आज से कोशिश करूँगा कि मुझे कमेंट सेक्शन में आया हुआ था कि भाई ये तो बताएं यार कि फ्रेंच सिखाएं थोड़ा ज़रा हमको। तो यार मेरे को जितनी आती है मैं उतनी आप लोगों को सिखा सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो मुझे भी नहीं आती जो आप लोगों को सिखाऊँ। तो लिहाजा अभी मेरे को कैश डिपॉज़िट करवाना अपने बैंक में कैश डिपॉज़िट करवाएंगे। उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ मिलता हूँ। मतलब आज बात करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा, एक कमेंट्स आया हुआ था मुझे कि उमर भाई ओवरऑल कितना एक्सपेंस आता है फ्रांस के स्टडी वीज़े के ऊपर। आज हम बेसिक बात करेंगे कि हमारा टोटल एक्सपेंस कितना है फ्रांस के स्टडी वीज़े के ऊपर। ठीक है, ऑलरेडी मैं इतने व्लॉग बना चुका हूँ यूनिवर्सिटीज़ के एजेंट माफिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा बनाए हैं। उसके अलावा बहुत से व्लॉग मैंने बनाए हैं, अकोमोडेशन के हो गया, यूनिवर्सिटी का हो गया। उसके बाद हमारा जितना भी ट्रैवल होगा ये ईच एंड एवरी सारे एक्सपेंस बताए मैंने। लेकिन आज मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि आपका टोटल ओवरऑल एक्सपेंस कितना आ सकता है फ्रांस के स्टडी वीज़े पर। बस मेरी आ गया और मुझे बस पकड़नी है। मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद बस में बैठ के। हाँ जी, तो गाइस अभी आओ मैं अपने स्टॉप से बहुत आगे आ गया। हवा बहुत तेज़ है, मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही। आज बस वाला यार खिला रहा था, आज दो बस इकट्ठे थी। एक ही बस 609 जिसमें मैं जाता हूँ, आगे भी पीछे भी। पीछे वाली ने आगे वाले को ओवरटेक किया, मतलब आगे वाले में मैं था। फिर आगे जाके स्टॉप पे दोनों खड़ी हुई, उसने फ्रेंच में पता नहीं क्या बोला। तो अब मुझे कुछ समझ आई उसने क्या बोला जो मेरे साथ भी थी। उसने कहा कि जिसने रास्ते में उतरना है ना वो पिछली बस में चले जाए, जी वाली जो बस है ये डायरेक्ट लास्ट स्टॉप पे जाएगी। तो मुझे तो इतना आइडिया नहीं हुआ, मैं फ्रेंच की बताया इतनी हंसी मेरे को नहीं फ्रेंच आती। तो वो रास्ते में कहीं ना खड़ी नहीं था और आ रहा मैं कह आगे यहाँ पे तरला डाला है भाई मुझे यहाँ पे उतार दे। तो मुझे उसने शुक्र उतार दिया। तो मैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा हूँ। पिछली वाली बस ये आ रही है, वो सामने जो आ रही है ना बस ये, लेकिन वो भी खड़ी नहीं हो रही। देखो किसी स्टॉप पे, पता नहीं आज क्या माजरा है, इनको मुझे समझ नहीं आ रही है बस जो जा रही है। तो है वट एवर जो भी है, आज बात स्टार्ट अपनी बात का करते हैं कि अपना डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप फ्रांस के वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से मौजूद होने चाहिए। अगर तो आप बैचलर पे आ रहे हैं तो आपको इंटरमीडिएट चाहिए होता है। अगर आप साथ इंग्लिश प्रोफेंसी लेटर और 3 रिकमेंडेशन लेटर आपको चाहिए होते हैं। अगर आप आ रहे हैं मास्टर पे तो आपको जाहिर सी बात है बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और ये मेजर डॉक्यूमेंट है। और इससे बड़ा मेजर डॉक्यूमेंट आपका आईडी कार्ड और आपका पासपोर्ट होता है। ठीक है, इस पे वट जो भी एक्सपेंस है ये मेरे को ज़ीरो नॉलेज है, क्योंकि हर इंसान डिग्री जो करता है, कोई अच्छे स्कूल में पढ़ता है, कोई लो स्कूल में पढ़ता है, कोई गवर्नमेंट में पढ़ता है, कोई प्राइवेट में पढ़ता है। तो इस तरह से डिफरेंट होते हैं। अब बात करते हैं अपना डॉक्यूमेंट के बाद प्रोसेस स्टार्टिंग। ठीक है, सपोज आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, लाइक अपीटा में कर लेते हैं, RSV में करते हैं, कैच में करते हैं, किस में भी करते हैं। उसकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है जो ऑलमोस्ट कहीं की 90 यूरो होता है, कहीं की 100 यूरो होती है। तो 100 यूरो जो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में इस टाइम जो रेट के मुताबिक बनता है 317 320 रुपये का यूरो है इस टाइम पे। तो 300 छोड़ दो, 320 नहीं भी 307 पे कल का आ गया, सॉरी इतना महंगा भी नहीं है। तो 307 का भी छोड़ दो ना, तो 300 लगा लो। तो 30,000 रुपये आपकी सिर्फ एप्लीकेशन फ़ी का एप्लीकेशन फ़ी आपका चलेगा 30,000। उसके बाद आ गया आपका इंटरव्यू के बाद आ गया आपकी फ़ी। यूनिवर्सिटी की फ़ी यही सपोज करोगे, यूनिवर्सिटी आपसे इनिशियल मांगती है 5,000 यूरो का। तो 5 3 का 15 लाख रुपये आपका सिंपल सा मेजर जो खर्चा आपको यूनिवर्सिटी की फ़ी का जो 15 लाख है। ठीक है, अब हो गया 15 लाख 30,000। मेरे को भी रोड क्रॉस करना है और मुझे को जाना है बैंक की तरफ सामने। तो बैंक में मेरे को थोड़े पैसे डिपॉज़िट करवाने हैं। तो कहते हैं फिर पैसे डिपॉज़िट करवा के फिर आगे का कहीं प्लान है। सुबह शायद ईद हो हमारी यहाँ पर, आज 29 रमज़ान है यहाँ पे, तो शायद सुबह ईद हो। रोड क्रॉसिंग ओपन हो गई है। तो हवा बहुत तेज़ है भाई, बहुत तेज़ हवा है। तो शायद यहाँ पे सुबह ईद हो, तो मैं उसके लिए आपका भाई थोड़ा गाड़ी खड़ी ठीक करवा ले। अभी चलते हैं पैसे डिपॉज़िट करवाते हैं। तो बात हमारी हुई यूनिवर्सिटी की फ़ी तक, उसके आगे की बात करते हैं बाद में। बैंक के अंदर मौजूद, हाँ ये आ गया बैंक। चलो आज मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि आप अपना
पैसे कैसे डिपॉजिट करवाते हैं। ठीक है, ये मैं अपना इसमें से भी निकालूंगा कार्ड और कार्ड को इसके अंदर करूँगा इंसर्ट। सॉरी, मैं नंबर नहीं दिखा सकता अपने कार्ड का, इंसर्ट कर दिया मैंने। अभी ये मुझसे पूछेगा आपने क्या करवाना है, मैं उसको बोलूँगा डिपॉट। यहाँ पे मुझसे कोड मांग रहा है, ये आ गया। अरे मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्या रहा कैश इसके अंदर डाल। ये कैश आ गई और कैश को ये मैं इस तरह से इसके अंदर डालूँगा। ये पे पकड़ ली, अंदर ले गया। अब ये काउंट करेगा इसको और मुझे यहाँ पे इस काउंट पे शो कराएगा कि तेरे पास इतने पैसे हैं। ये काउंटिंग हो रही है। ये देखो, इसने मुझे बता दिया 100 यूरो है तेरे पास। ठीक है, 50-50 के 2 नोट हैं। मैंने कहा ना यस, टर्मिनिंग कंप्लीट। कहता मज़ीद ट्रांजेक्शन आपने करनी है, कोई ऑपरेशन भी आपने परफॉर्म करना है? नो, मुझे नहीं करना। मेरा कार्ड आ गया बाहर। तो ये था पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाने का सिस्टम, जो पाकिस्तान में अभी तक नहीं आया। पाकिस्तान में आज भी आप लोग डिपॉजिट करवाते हो ना, तो लंबी सी लाइन में लगते हो, बैंक में पर्ची बनवाते हो, पर्ची बनवा कर फिर वो कैशियर के पास जाते हो, फिर उसको पैसे देते हो, बहुत लंबा एक टाइम लगता है। तो इस टोटल प्रोसेस में आप देख लो मेरा कितना टाइम लगा है। ब्लॉग चल रहा है, ब्लॉग तो बंद ही ना किया, 2 से 3 मिनट लगे, मेरे पैसे डिपॉजिट हो गए और सब कुछ हो गया। ये है टेक्नोलॉजी, वो आज गेम चल रही है ना, टेक्नोलॉजी यार, ये है टेक्नोलॉजी यार। बस तो मैं अभी इसको पॉकेट में डाल लूँगा। खैर, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान को डिग्रेड करूँ, बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा मकसद सिंपल सा ये था बताने का कि यार कौम तरक्की कैसे करती है, वो इस तरह से करती है। ठीक है, खैर छोड़ो, अभी बात करते हैं। और हमारा टॉपिक अभी तक पहुँचा था 15 लाख के ऊपर। ठीक है, 15,30,000 रुपये आपका टोटल एक्सपेंस आ गया एप्लीकेशन की और यूनिवर्सिटी की इनिशियल डिपॉजिट का। जब आपके पास इनिशियल डिपॉजिट हो गया, आपके पास एक्सेप्टेंस आ गया, उसके बाद आपकी बारी आती है आपके डॉक्यूमेंट्स की पूरे करने की और एम्बेसी फ़ी की जो सिविक होता है वो पे करने की आ जाती है। सिविक भी 100 यूरो होता है, वो भी ऑलमोस्ट 30,000 बनता है। तो वो आपने पे किया तो पीछे आपके पास आ गया, फिर आपकी टोटल अमाउंट होगी 15,60,000 रुपया। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप बात करो एम्बेसी फ़ी, तो वो भी 30,000 एम्बेसी की फ़ी है आपने पे करने थे। मोस्टली यहाँ पे 30,000 ही आता है, 100 यूरो ही ये छोटी छोटी जो फीस है ना इतनी चलती है। ठीक है, 30,000 वो आ गया, वो आपके आ गया। अब 15,90,000 तक एम्बेसी फ़ी दे के। ठीक है, अब आप जाते हैं EEJ की दफ्तर में अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो उधर जो आपका एक्सपेंस आता है, जो मैं मेरे टाइम पे था तब मेरे से उसने मेरे से 3200 दिया था, इतनी 3,000 दिया था। अभी का मुझे नॉलेज नहीं है कितना होगा, तो चलो 5,000 लगा लो, उसको मैक्सिमम लगाते हैं, मैक्सिमम करते हैं 5,000 लगा लो, तो 15,95,000 रुपये आपका लग गया एम्बेसी की अपॉइंटमेंट तक। अब बात आ जाती है उसके बाद आपकी क्या कहते हैं, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अपनी है तब इतना है। बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी नहीं है, आप किसी से इन्वेस्टर से पैसे उठाते हैं, तो वो फिर आपके डिपेंड करता है आपके साथ, आपका उसके साथ क्या डीलिंग चलती है, कितने पैसों में आप उसके साथ अपनी बात तय करते हैं। लेकिन जो बात मैं बता रहा हूँ वो आपको सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट की बता रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप करते हैं यहाँ पे अपनी बैंक कचहरी से अपने एफिडेविट बनवाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो लगभग उस पर आपका 8 से 10,000 का खर्चा आ जाता है। ठीक है, अब आपका अगर 16 लाख, अगर 10,000 भी लगाओ तो उसमें अगर 16,05,000 रुपये आपका लग गया। एम्बेसी का खर्चा आपका आना जाना, वो जो वटेवर वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप बस पे जाते हैं, आप कार में जाते हैं, आप बाइक पे जाते हैं, वो खर्चा मैं काउंट नहीं करूँगा। जब वो दे के आप आ जाते हैं वापस, तो आपके हाथ में वीज़ा होता है। तो टोटल कितना एक्सपेंस आ गया? 15,05,000। ये फ़ी किसकी ये एक्सपेंस मैं बता रहा हूँ आपको मास्टर लेवल पे, जो बंदे मास्टर लेवल पे आ रहे हैं। बैचलर लेवल का एक्सपेंस एक अलग है, उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। बैचलर के बाद आना तो वो थोड़ा एक उस पर एक्सपेंस ज़्यादा होता है कि उस पर 1 साल की पूरी फ़ी आपने डिपॉजिट करवानी होती है, तो वही आलमोस्ट 30 लाख बन जाती है।
तो वो ज़रा एक लंबा सिस्टम होता है, वो आपको एक अलग वीडियो बताऊँगा। तो टोटल आपका एक्सपेंस आ गया 16,05,000 आपका टोटल ओवरऑल वीज़ा लेने तक का एक्सपेंस है, ठीक है। अब अगर आप ये कंसल्टेंट के थ्रू करवाते हैं वो अलग है, वो आपको अपनी कमीशन के पीछे बोले कि 7,000 फ़ी पे करो भाई, क्योंकि उसको फ़ायदा ही होता है। देखो अब मैं आपको ये भी कंसल्टेंट का एक छोटा सा राज क्लियर करवाता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि जो फ़ी इनिशियल डिपॉजिट होता है ना, आपको लगता है कि 1,000 यूरो उसकी इनिशियल हो और उसका कमीशन होगा, और यही तो कंसल्टेंट का 2,000 यूरो कमीशन होगा। नहीं भाई, इस तरह नहीं होता, ये परसेंटेज का कमीशन होता है। अब 10% कमीशन होता है या 15%, किसी का 20% कमीशन होता है। तो आपको मैक्सिमम फ़ी क्यों डिपॉजिट करवाना कहता है कि उसको मैक्सिमम कमीशन आए, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली ये चलता है। तो बाकी आज धूप बहुत मज़े की निकली हुई है। अल्लाह का पता नहीं क्या अल्लाह का क्या उम्मीद है, हमारा शायद आखिरी रोज़ा हो यहाँ पर। तो ईद परदेश में पहली है मेरी लेकिन खैर आपको पता ही है भाई, आपका जा रहा है 31 तारीख की रात को। अभी तक किसी ने मुझे पूछा नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में अभी तक बताया नहीं किसी ने कि भाई कहाँ जा रहे हो। और यार एक और बात, क्यों नहीं अभी तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो रहे। मैंने कल अभी इतना बड़ा ब्लॉग, इतनी डिटेल वाला ब्लॉग अपलोड किया अपीटा वालों के लिए, कि अपीटा वाले इतने मुझे मैसेज करते थे। तो मुझे यकीन माने इतने मैसेज आते हैं लेकिन उतना मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो वट मैं यकीन माने मैं और तकरीबन 1-2 ब्लॉग और अपलोड करूँगा। अगर मेरे को कोई अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिले तो मैं यूट्यूब को हमेशा के लिए अलविदा बोलूँगा यहाँ पर। तो बाकी आप लोग नज़ारे देखो भाई, गुस्सा आपके भाई को आ जाता है बीच में। तो ये जेन्युइन बात कर रहा हूँ कि 2-3 ब्लॉग के अंदर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स ना मिला तो भाईजान मैं यूट्यूब छोड़ दूँगा। तो फिर आप लोग उन्हीं लोगों के हाथे चढ़ोगे जो लोग यहाँ पे लूटते हैं, जो लोग यहाँ पे आप लोगों को ये सुहाने ख्वाब दिखा के तब ला के जलील करवाते हैं। तो फिर आप भी उनकी तरह यहाँ पे आ जाना, 20-25 लाख लगा के फिर सर पकड़ के बैठ जाना। फिर क्या ना, काश वो बंदा होता, मेरे को लीगल कोई अच्छा गाइड करने वाला होता, मैं मिलता नहीं है यहाँ पे। तो मेरे को मैं आके ये पछताता हूँ कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं मिला। तो आप लोग भी बाद में आप भी ये पछताना, अगर कोई आपको गाइड कर रहा तो उसको कुछ सपोर्ट भी करूँ थोड़ी सी। खैर अभी मैं वापस चलता हूँ या फिर आगे चलता हूँ। मैं एक दोस्त को मैसेज करता हूँ कि दोस्त मेरा पेरिस में है, तो मैं पेरिस चलता हूँ, तो मैं घर चलूँगा। चलता हूँ आपको ट्राई करके बात। हाँ इधर गाइस आपको मेरे पीछे बस नज़र आ रही होगी। तो फाइनली मैं भी अपने घर आ चुका हूँ स्टेशन के पास। तो मेरा जितना ओवरऑल आपको बताने का मकसद जो था वो मैंने आपको बता दिया। ये मकसद मेरा आपको ये बताना, बेसिकली मेरा व्लॉग बनाने का मकसद ये वाला, इसके ये व्लॉग बनाने का मकसद ये था। या मैं से बोलने नहीं जा रहा, रोज़ा रख के मेरी एक्चुअल में दौड़ लगी है एक जगह पे बहुत ख़तरनाक वाली, तो इस वजह से मैं से बोलना जा। चलो मैं आपको स्टोरी सुना देता हूँ। वैसे क्या हुआ अभी नहीं, क्या हुआ था, गार की सरसल के ऊपर ना डेयरी फार्म है, वहाँ से दूध लेने, ठीक है, डेयरी फार्म से। अब वो डेयरी फार्म के अंदर मैं चला गया। ये ब्लॉग मेरा सेकंड ब्लॉग है, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉग में कुछ भी और था वहाँ पे जाके। तो वहाँ के अंदर क्या हुआ है कि अंदर मैं चला गया हूँ, अंदर को काफ़ी ज़्यादा भैंसें थी, 30-40 भैंसें थी। तो गायें थी, जो गायें होती है 30-40 गायें थी। तो मैंने जैसे ब्लॉग बना रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ कि ये गायें हैं, इनकी कोई आ नहीं रहा। मैं बोल ही रहा हूँ, आवाज़ दे रहा हूँ वहाँ पे, मेरे को सुन नहीं रहा। एकदम ही कुत्ते पड़े हैं मुझे वहाँ से, 7-8 कुत्ते थे। भागता को जितना ये है ना, ये जंगला ऐसे तुम्हारा भाई भागते हैं इतू फलांग को साइड पे गया। यकीन माने मेरी ये किडनी में दर्द निकल आई थी, इतनी दौड़ते मैं भागूँ। वो तो आपको पता ऑटोमेटिकली जब बंदे के पीछे कोई चीज़ लगी हो ना, बंदे की स्पीड ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाती है। तो बस रोज़ा रखा हुआ था, बच गया यार। अच्छा चलो छोड़ो, वटावर वो जो भी था। तो बेसिकली ये ब्लॉग बनाने का मकसद यही है कि आप लोग जो एजेंट माफिया को इतने पैसे देते हैं ना, इतने पैसे देते हैं, तो वो क्या कहते हैं, आप लोगों को नॉलेज हो भाई इतने इधर लगते हैं, इधर लगते हैं। वो आपको एम्बेसी का 40,000 मांगे, लगता 30 है, 10 है ना ले गया आपसे। तो आपको एम्बेसी एक अपॉइंटमेंट के लिए आपसे जो कहते हैं 10,000 मांग ले, लगता 4,000 भी नहीं है, तो 6,000 उधर से भी निकाल गया। ये चीज़ें भाईजान आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की, ठीक है। बेसिकली ब्लॉग बनाने का मकसद ही ये था। तो उम्मीद आपको अभी तक सब समझ आ गई होगी, और मुझे इसकी आवाज़ से डर भी लग रहा है। तो इधर भाई नहीं किसी चीज़ का पता कहाँ से कौन सी चीज़ निकल आती है। तो उम्मीद आपको मेरी हर बात की समझ आ गई होगी। तो भाई मिलता आपको नेक्स्ट व्लॉग में। यार जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करो। तो भाई को तो इजाज़त। तो अगर आप 1000 सब्सक्राइबर ना पूरे किए 2-3 व्लॉग्स में, तो भाई आपको यूट्यूब को करेगा। अल्लाह हाफिज़। आप लोग फिर जाएँ जिसके मर्ज़ी पास, एजेंट के हाथ में जाएँ, जिसके पास जाएँ, क्योंकि अच्छा काम कर उसको कोई इंसान सपोर्ट नहीं करता। तो फिर यही होगा मेरे पास फाइनल हल। तो मेरे भाई को इजाज़त नहीं मिलता आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।